हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस इल्मोरा स्मार्ट क्लासेस में। तो गुड इवनिंग फॉर एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस इल्मोरा स्मार्ट क्लासेस में। तो आप कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हम फिर से लेकर आए हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी एसएसटी पेपर यानी सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि ये क्लास 6 का जो है एनसीईआरटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हमने डाइवर्सिटी के बारे में यानी विविधता के बारे में हमने पढ़ा और फिर दूसरे चैप्टर दूसरे लेसन में हमने देखा था विविधता और भेदभाव। और फिर हम तीसरे चैप्टर की बात करें तो हमने सरकार यानी गवर्नमेंट के बारे में हमने चर्चा किए थे। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम प्रॉपर लेकर आए हैं क्लास 6 का चौथे चैप्टर है लोकतांत्रिक सरकार। जी हाँ, क्या है? लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। हम लोग आज जानेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, तो उनमें हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। अध्याय 4 न्यू एनसीईआरटी का है। जी हाँ दोस्तों, एक ओल्ड एनसीईआरटी होते हैं और एक न्यू पैटर्न बेस पे बनाई गई एनसीईआरटी है। तो हम बात कर रहे हैं जी हाँ न्यू एनसीईआरटी का, क्लास 6 का है और अध्याय नंबर 4 है न्यू एनसीईआरटी का। क्या है? लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। जी हाँ, क्लियर है? देखिए, जी हाँ, हम बात क्या करेंगे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व में। हम लोग बात क्या करेंगे? मुख्य तत्व क्या बात करेंगे जी? क्या बात करेंगे? लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। जी हाँ, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, जी हाँ, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भागीदारी। क्या बात करेंगे? भागीदारी। जी हाँ, पहले हम लोग भागीदारी के बारे में समझेंगे कि क्या भागीदारी होती है सरकार की। फिर हम लोग बात करेंगे विवाद के बारे में विवादों का समाधान। यानी विवाद कहने का तात्पर्य यह है कि दो सामुदायिक लोग आपस में जो विवाद होती है उसका समाधान, यानी विवादों का समाधान। और हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो हम लोग क्या बात करेंगे? विवादों का समाधान। फिर हम लोग बात करेंगे क्या? भागीदारी के तरीके। यानी सरकार, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व में से भागीदारी के तरीके क्या होते हैं। जी हाँ, फिर हम लोग बात करेंगे क्या? चुनाव और भागीदारी। जी हाँ, हम बात करेंगे चुनाव और भागीदारी। तो आप लोग हम कह सकते हैं कि आप लोग वो 3 लेक्चर को आपने देखा होगा और बेहतर ही नहीं बल्कि बेहतरीन तरीके से देख कर आप कमेंट किए हैं बहुत सारे लोग। तो आइए हम बात करते हैं क्या सबसे पहले भागीदारी के बारे में, यानी कह सकते हैं चुनाव और भागीदारी, है ना? चुनाव और भागीदारी। तो हम कह सकते हैं क्या? पहला पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि पहला पॉइंट में कह सकते हैं कि लोकतंत्र में सरकार का चुनाव जो होते हैं। जी हाँ, हम लोकतांत्रिक सरकार के बारे में जब हम पढ़े थे, जब एनसीईआरटी के तीसरे चैप्टर की हम बात करें तो हम लोग ने क्या देखा था? गवर्नमेंट के बारे में, सरकार के बारे में। तो उसमें हमने देखा था कि लोकतंत्र क्या होते हैं, राजतंत्र क्या होते हैं, लोकतांत्रिक सरकार क्या होते हैं। जी हाँ, उसका एक प्ले लिस्ट बना हुआ है इल्मोरा स्मार्ट क्लासेस में, तो आप वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी तीसरे चैप्टर में बात किया था कि लोकतंत्र में सरकार का चुनाव जो होते हैं, जी हाँ, लोगों के द्वारा होते हैं। यानी लोगों के द्वारा ही चुने जाने वाले सरकार हमारा लोकतांत्रिक सरकार होते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं और सही आप देख भी रहे होंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र में सरकार का चुनाव जो होते हैं किनके द्वारा होते हैं बाबू लोग? लोगों के द्वारा कराए जाते हैं। क्लियर है? फिर हम लोग बात करेंगे क्या? दूसरे पॉइंट में हम लोग बात करेंगे, यानी दूसरे पॉइंट की हम बात करेंगे क्या?
तो दूसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे किसी भी सरकार को निश्चित अवधि के लिए, किसी भी सरकार को निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। निश्चित बोले तो एक निश्चित, अवधि बोले तो एक एयर, मतलब कह सकते हैं कि एक निश्चित अवधि के लिए ही चुना जाता होगा। तो वो कितने, तो आइए हम जानते हैं इसका सवाल का उत्तर कि किसी भी सरकार को निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है तो कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं क्या कि 5 सालों के लिए ही चुना जाता है। जी हाँ, निश्चित अवधि बोलने का तात्पर्य है कि वह जो चुनते हैं लोकतांत्रिक सरकार, किसी भी सरकार को निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, लेकिन हमारे सरकार को कितने सालों तक चुना जाता है? 5 सालों के लिए। क्लियर है? फिर देखिए हम बात करेंगे क्या कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, जी हाँ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सरकार के गठन में भागीदारी, क्या भागीदारी होती है? जी हाँ, हम यही बताने के लिए आए हैं ना कि एनसीईआरटी को आप रीडिंग कीजिए, तब आप हर एक पॉइंट को समझ सकते हैं। तो ऑलरेडी आप रीडिंग करके रखिए और हम उसका संक्षेप में लाकर आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। क्या कह रहे हैं टॉपिक कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सरकार के गठन में भागीदारी, सरकार के गठन में भागीदारी, सरकार के गठन में भागीदारी, जी हाँ, सरकार के गठन में भागीदारी क्या होते हैं? तो देखिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सरकार की प्रक्रिया में भाग लेना। कैसे ले सकते हैं हम सरकार की प्रक्रिया में भाग, कैसे ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं आप बताइए तो कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए सरकार की प्रक्रिया में हम लोग भाग कैसे ले सकते हैं? सरकार का विरोध कर कर, जी हाँ, सरकार का विरोध कर कर हम भागीदारी ले सकते हैं सरकार की, है ना। सरकार की प्रक्रिया में हम लोग भाग कैसे ले सकते हैं बाबू लोग? तो सरकार का विरोध कर कर। विरोध कैसे करेंगे, है ना? जब एक प्रोटेस्ट हुए थे जंतर मंतर पर, जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर यानी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा का मांग कर रहे थे, तो लोकतांत्रिक सरकार की प्रक्रिया में भाग जो है मतलब ले रहे थे, किस तरह से? सरकार का विरोध कर रहे थे। तो किस तरह से विरोध कर रहे थे बाबू लोग? देखिए धरना देकर विरोध कर रहे थे, जी हाँ, जुलूस निकाला जा सकता है, जुलूस निकालकर हम लोग सरकार का विरोध कर सकते हैं, और हड़ताल भी कर सकते हैं, जी हाँ। जैसे हमारे मोस्ट साइंटिस्ट जो लद्दाख से आते हैं, सोनम वांगचुक जी, उन्होंने इस प्रोटेस्ट में यानी सीजेपी प्रोटेस्ट में उन्होंने हड़ताल यानी भूख हड़ताल किए थे, जी हाँ, भूख हड़ताल किए थे। तो ये हुआ ना कि भारत सरकार का विरोध जो है धरना देकर कर सकते हैं, जुलूस निकाल कर सकते हैं, और हड़ताल भी कर सकते हैं, भूख हड़ताल वगैरह, है ना। तो क्लियर है ये पॉइंट। फिर हम लोग दूसरा देखेंगे क्या कि चुनाव में वोट देकर सरकार की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। चुनाव में वोट देकर सरकार की प्रक्रिया में क्या कर सकते हैं? सरकार की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, चुनाव में वोट देकर। पहला पॉइंट ये हो गया कि चुनाव में वोट देकर, और दूसरा हो गया क्या कि संपादक को पत्र लिखकर, जी हाँ, संपादक को पत्र लिखकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार की प्रक्रिया में भागीदारी बन सकते हैं, जी हाँ, यानी भाग ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो सकता है टेलीविजन पर वाद विवाद कर, यानी कहने का तात्पर्य है कि टेलीविजन पर वाद विवाद करने का तात्पर्य है कि डिबेट कर, जी हाँ। लेकिन हमारे देश के वजीर आजम, जी हाँ, उन्हीं का बात कर रहे हैं, वो ने आज तक कोई वाद विवाद किए ही नहीं। तो हमारा लोकतंत्र देश जो है, इसमें वाद विवाद करना यानी डिबेट करना एक मुख्य स्तंभ भी माना जाता है मीडिया को, है ना। तो करना चाहिए, और खासकर विपक्षीय नेता से करना चाहिए। तो ये हो गया कि हम लोग चुनाव वोट देकर जो है सरकार के प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, और संपादक को पत्र लिखकर, और टेलीविजन पर वाद विवाद कर। और चौथा पॉइंट हो गया क्या? सोशल मीडिया, जी हाँ, सोशल मीडिया
पर विचार व्यक्त कर कर। तो यही पॉइंट है जो हम लोग क्या कर सकते हैं, सरकार की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। क्लियर है? फिर देखिए, जी हाँ, विवाद। विवाद कैसे होते हैं, तो आइए हम समझते हैं। विवाद, विवाद जो होते हैं, जी हाँ, तो इसमें जो है पहला पॉइंट कहा गया है कि धार्मिक जुलूस किस रास्ते से निकलेगा। जी हाँ, जैसे मान लीजिए आपकी कोई मुस्लिम कास्ट का त्यौहार, कोई मुस्लिम कास्ट का त्यौहार है ना, त्यौहार, और कोई भी हिंदू कास्ट का जो त्यौहार है, दोनों का डेट एक ही दिन हो। मान लीजिए कि 12 जनवरी, ये दोनों में उसका फेस्टिवल है, त्यौहार है, और दोनों का धार्मिक जुलूस जो है वो भी चाह रहे हैं कि हम यही रास्ता से जाएं, और ये हिंदू कास्ट भी कह रहे हैं कि हम यही रास्ता से जाएं। तो इस स्थिति में धार्मिक जुलूस किस रास्ते से निकलेगा, ये भी एक विवाद का मुद्दा बन जाते हैं। क्लियर है? आई होप हम समझ सकते हैं कि आप ये टॉपिक को क्लियर से समझ पा रहे हैं। तो ये हो गए। उसी तरह से देखिए, एक एग्जाम्पल की हम बात किए थे, तो एग्जाम्पल यही है कि दो राज्यों के बीच पानी के बंटवारे का झगड़ा, ये भी एक विवाद का मुद्दा है ना। तो ये भी एक क्या है, विवाद का मुद्दा है। कैसे विवाद का मुद्दा है, तो हम लोग बात कर रहे थे, जी हाँ बिल्कुल, जैसे मान लीजिए दो राज्यों के बीच जो है पानी के बंटवारे का झगड़ा। दो राज्यों को बोलने का तात्पर्य यह है कि हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल की बात करें तो हम ले रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पल की हम बात करें तो कावेरी नदी का जो पानी है उसका एक विवाद बन रहा है, एक जल विवाद बने हुए हैं। कावेरी नदी का जल विवाद, ये भी एक विवाद का मुद्दा है। जी हाँ दोस्तों, तो कह सकते हैं क्या, एग्जाम्पल दिया हुआ यही कि कावेरी नदी पर एक जल विवाद जो है, ये भी एक विवाद का मुद्दा है। तो कावेरी नदी का पानी को जो है लेकर झगड़ा। जी हाँ दोस्तों, कावेरी नदी के पानी को लेकर जो है झगड़ा, यानी दोनों बांधों, यानी जो है दो बांध के बीच में एक झगड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है, तो आइए हम एक्सप्लेन करते हैं कि दोनों बांधों कावेरी नदी पर ही है। जी हाँ दोस्तों, ये जो दो बांध जो है कावेरी नदी पर ही स्थित है। जी हाँ, कावेरी नदी पर ही क्या है, स्थित है। तो ये इनका भी एक विवाद बन जाते हैं, एक विवाद का मुद्दा बन जाते हैं। क्लियर है? तो देखिए क्या मुद्दा होते हैं कि कावेरी नदी पर जल विवाद, कावेरी नदी पर जल विवाद जो होते हैं, जी हाँ, कावेरी नदी पर जल विवाद जो होते हैं, कावेरी नदी पर जो जल विवाद होते हैं, देखिए किस तरह से होते हैं कि कर्नाटक के कृष्ण राजा सागर बांध। जी हाँ, आपसे पूछा जाएगा कि कृष्ण राजा सागर बांध कौन से स्टेट में स्थित है, तो आप कह सकते हैं कि कर्नाटक में कृष्ण राजा सागर बांध स्थित है ना। तो ये आप कह सकते हैं। तो कर्नाटक के कृष्ण राजा सागर बांध जो है कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है। जी हाँ, कृष्ण राजा सागर बांध जो है कावेरी नदी के कहां पे है, ऊपरी सिरा पर है। जी हाँ, जैसे आप समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए कि ये बांध है, ये पहला बांध है, ये पहला बांध है, ठीक है, और एक और निचली सिरा पर भी बांध होता होगा। तो ये ऊपरी सिरा पर जो बांध है वही जो है कर्नाटक के है। कौन सा बांध है, तो ये कृष्ण सागर बांध है। जी हाँ, कृष्ण राजा सागर बांध है। जी हाँ, ऊपरी सिरा पर है। ये एक विवाद का मुद्दा कैसे बनते हैं। और तमिलनाडु, जी हाँ, तमिलनाडु के मैटूर बांध जो है नदी के निचले छोर पर स्थित है, यानी मैटूर बांध जो है तमिलनाडु के वो निचले छोर पर है। तो बोलने का तात्पर्य यह है, विवाद का मुद्दा इसलिए बनता है कि ये कर्नाटक का जो कृष्ण राजा सागर बांध जो है ऊपर में है स्थित। जब तक ये डैम को, ये बांध को जब तक नहीं खोलेंगे तो ये तमिलनाडु के जो मैटूर बांध है उसमें पानी नहीं आएंगे। तो ये एक विवाद का मुद्दा है, समझ रहे हैं ना। ये एक विवाद का क्या है, मुद्दा बनी हुई है
कि ऊपर में जो है कृष्ण राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपर छोर पर स्थित है, और तमिलनाडु के मैटूर बांध जो है वो कहाँ है, कावेरी नदी के निचले छोर पर स्थित है। जब तक ये ऊपर वाला जो है पानी का जो है बहाव नहीं छोड़ा जाएगा यानी बांध से, जब तक मैटूर बांध पर आएंगे ही नहीं पानी। तो वह कहने का यही है कि ये भी एक क्या है, एक विवाद का मुद्दा है। जी हाँ, तो मैटूर बांध पर पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्ण राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। हम आपको समझाए ना कि जब तक कृष्ण राजा सागर बांध से यानी कर्नाटक में स्थित जो है, कौन सा बांध स्थित है बोलिए तो, कृष्ण राजा सागर बांध, जब वहां से पानी का बहाव जब छोड़ा जाएगा तब जाकर कहां पहुंचेंगे, कर्नाटक से तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा बांध है, मैटूर बांध। जी हाँ, तब ये एक विवाद का मुद्दा है कि जब मैटूर बांध पर पानी तभी भरा जा सकता है जब जो है जब कृष्ण राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। क्लियर है? आइए नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं कि समानता और न्याय। समानता वो न्याय, हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं हम लोग, तो समानता और जस्टिस की भी वो बात होनी चाहिए, है ना। जैसे हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उसी तरह से हमारे भारत में 28 राज्य है तो उसी तरह से एक स्टेट का एक होते होंगे कोर्ट। जैसे हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार का पटने जिला में स्थित एक हाई कोर्ट है। उसी तरह से हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट होते हैं जो दिल्ली में स्थित है। तो कहने का तात्पर्य है कि समानता वो न्याय। तो जाति व्यवस्था के कारण भारत में सामाजिक असमानता, समझिएगा, भारत में असमानता का लंबा इतिहास रहा, यानी भेदभाव का लंबा इतिहास रहा। जब हम लोग टॉपिक पढ़े थे क्या बोलते हैं भेदभाव के बारे में, जब दूसरा लेसन हम लोग पढ़े थे तो हम लोग ऑलरेडी चर्चा किए थे कि असमानता क्या होते हैं, किसको छुआछूत माना जाता था। तो ये जो है असमानता का जो है जाति व्यवस्था के आधार पर असमानता का, भेदभाव का, असमानता का लंबा इतिहास कहां पे रहा, हमारे भारत में रहा। क्लियर है? फिर देखिए एक पॉइंट है कि लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। जी हाँ, लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। उसी तरह से ये असमानता का बात हम कर रहे हैं। जी हाँ, ये असमानता का बात कर रहे हैं हम लोग, क्या कि लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। उसी तरह से लोगों को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं थी, यानी उसे मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। जी हाँ, तो ये असमानता का लंबा इतिहास रहा हमारे भारत में। क्लियर है? फिर देखिए नीतियां, असमानता से बचने के लिए हमारे जब देश हमारे 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुए होंगे तो कुछ नीतियां भी बनाई गई होगी। असमानता से जो पीड़ित व्यक्ति होते होंगे, जिसे भेदभाव का एक मुद्दा पे उसे अस्पृश्यता कहा जाता था, जिसे छुआछूत कहा जाते थे, उसके लिए तो सरकार नीतियां लाएंगे ना कि इक्वल हो, दोनों समान हो। तो क्या नीतियां लाई, ये भी तो होना चाहिए ना। तो नीतियां कौन कौन से लाए थे वो भी हम अभी चर्चा करेंगे। जी हाँ, तो क्या आप यहां तक समझ पा रहे हैं? जी हाँ, देखिए क्या क्या नीतियां लाए। तो नीतियां पहले लाए थे क्या कि कोई भी व्यक्ति असमानता का शिकार ना हो। जी हाँ, सबसे पहली नीतियां कहने का तात्पर्य हमारा यही पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि कोई भी व्यक्ति जो है असमानता का शिकार ना हो। सॉरी, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो समानता का शिकार ना हो, ये पहला नीतियां मतलब कह सकते हैं पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कि पिछले वर्ग जैसे एससी और एसटी के जनजाति जो है उसके पिछले वर्ग कहा गया है,
और उसे आरक्षण दिया गया सरकार के द्वारा। जो पिछले वर्ग के लोग जो आते थे SC ST में, जो जिन्हें दलित समाज के लोग कहा जाते थे, उन्हें SC ST वर्ग के रूप में रखा गया हमारे संविधान में। और उस SC ST को सरकार जो है आरक्षण दी कि वो इक्वल हो सके पढ़ाई के मामले में, हर एक चीज के मामले में, इसलिए उन्हें आरक्षण दिए गए। जब पूना पैक्ट की हम लोग बात किए थे जो 1932 में हुए थे, महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीम अम्बेडकर के बीच जो पूना पैक्ट हुए थे 1932 में, तब बाबा साहेब जो कह रहे थे हमारे महात्मा गांधी से कि जब संविधान जो लागू होंगे तो जो है संसद में, पार्लियामेंट में जो है 10 साल तक आरक्षण मिले। तो इनके लिए सहमति हुए थे, 10 साल तक आरक्षण मिले। किनके? इन्हीं का बात कर रहे थे, पिछले वर्ग को, SC ST वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया गया पूना पैक्ट में। तो ये पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट में संविधान में, तीसरा पॉइंट में हम बात करें तो तीसरा पॉइंट में संविधान में सभी लोगों को बराबरी दर्जा दिया गया। संविधान में लोगों के प्रति जो है बराबरी दर्जा दिया गया। तो ये भी एक नीतियां है। और एक ये भी नीति है कि आजादी के बाद सरकार ने असमानता यानी भेदभाव को हटाने के लिए नीतियां बनाई। यानी कहने का तात्पर्य है कि नीतियां जो बनाई गई वो समानता से यानी भेदभाव से बचने के लिए ये सारा नीतियां बनाई गई। क्लियर है? यानी वो समानता को यानी भेदभाव को हटाने के लिए नीतियां बनाई गई। क्लियर है? फिर देखिए कि हमारे देश में जो है लैंगिक असमानता एक अभिशाप है। अभिशाप क्यों कहा गया? आप ध्यान में रखिएगा कि लैंगिक असमानता एक अभिशाप क्यों कहा गया। इसलिए कहा गया कि लड़कियों को अवसर नहीं दिए जाते थे पढ़ाई करने के लिए। लड़कियों को अवसर नहीं दिए जाते थे, उन्हें पढ़ने की इजाजत नहीं दिया जाता था। उन्हें कहा जाता था कि आप घर के ही काम को संभालिए। ये एक अभिशाप के रूप में उभरा, लैंगिक असमानता के रूप में उभरा, जिन्हें क्या कहा गया? एक अभिशाप है, जिन्हें लड़कियों को अवसर नहीं दिए जाते थे। फिर जो है सरकार ने नीतियां में जोड़ा कि सरकारी स्कूलों में लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दिया जाए, मुफ्त शिक्षा दिया जाए। क्लियर है? ये लड़कियों के लिए। फिर देखिए दक्षिण अफ्रीका की हम बात करें, यानी दक्षिण अफ्रीका में भी वो समानता का एक तरह से कह सकते हैं, वो समानता यानी भेदभाव का वहां एक रूप देखा गया था। जो NCERT के बुक में आप पढ़िएगा तो वो सफेद लोग यानी जो गोरे लोग रहते थे उन्हें हर एक चीज की सुविधा दिया जाता था। वहीं पे वो सफेद मतलब जो काले लोग रहते थे, वो सफेद है ना, जो श्वेत रहते थे उनको हर एक चीज की सुविधा, लेकिन जो काले रहते थे उनको सुविधा नहीं दिया जाता था, है ना। तो क्या नहीं दिया जाता था? तो हम लोग बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में। तो दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसा देश जो कई प्रजातियों के लोग रहते थे, यानी दक्षिण अफ्रीका में जो है कई प्रजातियों के लोग रहते थे। जैसे श्वेत लोग, जिन्हें अफ्रीकांस भाषा कहा, मतलब श्वेत लोग जो थे उन्हें भाषा अफ्रीकांस भाषा मतलब कहते थे। वहीं पे वो श्वेत लोग जो काले लोग रहते थे उन्हें भाषा जुलू भाषा मतलब कहा जाता था, वो जुलू भाषा यूज करते थे। क्लियर है? और जिन्हें वो श्वेत को ही जिनको हम शामला कहते हैं ना, शामला जिसको कहते हैं, यानी काले लोग। तो दक्षिण अफ्रीका में पहले जो है रंग भेद कानून लाया गया, रंग भेद कानून लाया गया, जो जाति के आधार पर अलगाव किया गया, जो जाति के आधार पर
अलगाव किया गया। क्लियर है? तो भेदभाव कैसे चला दक्षिण अफ्रीका में? भेदभाव कैसे चला दक्षिण अफ्रीका में? जी हाँ, भेदभाव कैसे चला दक्षिण अफ्रीका में, तो हम अभी जस्ट बात करेंगे कि भेदभाव कैसे चला दक्षिण अफ्रीका में। जी हाँ, भेदभाव कैसे चला दक्षिण अफ्रीका में, तो अभी जस्ट हम लोग बात करेंगे क्या कि भेदभाव जो है श्वेत और श्वेत भारतीय लोगों के साथ एक दूसरे के संबंध बनाने की इजाजत नहीं थे। यानी कहने का तात्पर्य है कि भारत में जो काले लोग रहते थे उनके साथ आप संबंध नहीं बना सकते। ये दक्षिण अफ्रीका का रूल था। यानी जो काले लोग हैं, जो श्वेत लोग हैं, उनके साथ आप दोस्ती नहीं कर सकते हैं, उनके साथ एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं कर सकते हैं। तो वो एक विवाद था, यानी भेदभाव का एक विवाद था। उसी तरह से श्वेत और वो श्वेत लोगों के अस्पताल अलग और गाड़ियां भी क्या अलग अलग रहते थे। जी हाँ, यानी कहने का यह तात्पर्य है कि जो श्वेत लोग रहते थे, जो गोरे लोग रहते थे, उनके लिए अस्पताल अलग रहते थे, और जो वे श्वेत रहते थे, जो काले रहते थे, उनके लिए गाड़ियां, अस्पतालें, उनकी जरूरतें सामान नहीं रहते थे, यानी अलग अलग रहते थे। और अच्छे अच्छे पैलेस, जो अच्छे अच्छे स्थान, अच्छे अच्छे जगह जो होते थे, वो दक्षिण अफ्रीका में वो श्वेत लोगों के लिए रहते थे। यानी गोरे लोगों की अच्छा अच्छा मतलब पैलेस मिल सकता है, अच्छे अच्छे स्थान, अच्छे अच्छे जगह जो मिलेंगे, जमीन जगह जो मिलेंगे अच्छे अच्छे एरिया में, वो श्वेत लोगों के लिए ही मतलब रहते थे। तो वो एक भेदभाव का मतलब भेदभाव उनके साथ हो रहा था, श्वेत और वो श्वेत लोगों के बीच में। तो श्वेत लोग जो है गाड़ियां और जरूरतों के सामान थे श्वेत लोगों के बीच में, मतलब गाड़ियां और जो है जरूरतें सामान जो थे उनके पास थे। लेकिन वे श्वेत लोग, जो काले लोग रहते थे, उनको कुछ नहीं दिया जाता था। ये सारा सुविधा नहीं दिया जाता था। क्लियर है? और देखिएगा, जो काले रहते थे, यानी वो श्वेत लोग को वे श्वेत लोग जो रहते थे, जो काले रहते थे, उन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं था। उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं था। उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं था। जो काले रहते थे उन्हें वोट भी देने का अधिकार नहीं था। तो ये सारा मतलब एक भेदभाव का मुद्दा बना। और उसी तरह से देश के सबसे अच्छी जमीन, देखिए, देश के सबसे अच्छी जमीन जो है श्वेत लोगों के लिए ही होता था। क्लियर है? ये सारा भेदभाव का पॉइंट था। कब? ये था दक्षिण अफ्रीका में। जी हाँ। और देखिए आगे कि एक जो है नेल्सन मंडेला जी जो थे, वो दक्षिण अफ्रीका के भेदभाव से वो जो है मतलब आवाज उठाएं। वो व्यक्ति का नाम क्या था? नेल्सन मंडेला, जिनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 में। 18 जुलाई 1918 में। आपसे पूछा जाएगा कि नेल्सन मंडेला का जन्म कब हुआ, तो आप कहिएगा 18 जुलाई 1918 में। उनका निधन जो हुआ था 5 दिसंबर 2013 में। जब वो 95 वर्ष के थे तब उनका निधन हो गया, नेल्सन मंडेला जी का। और वो जो है दक्षिण अफ्रीका से आते थे। मेवेजो गांव में जन्म हुआ था। मेवेजो गांव में जन्म हुआ था नेल्सन मंडेला जी का। और ये 18 जुलाई को ही नेल्सन मंडेला दिवस, यानी मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला के रूप में, दिवस के रूप में मनाया जाते हैं। और अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के वह नेता बने। वह अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के फिर वह नेता बने। क्लियर है? रंग भेदभाव के खिलाफ जो है उन्होंने, नेल्सन मंडेला जो है संघर्ष किए 1994 में। जी हाँ दोस्तों, 1994 में जाकर उन्हें सफलता मिला। यानी जब संघर्ष कर रहे थे तब 1994 में उन्हें सफलता मिला। रंग भेदभाव के खिलाफ जो वो संघर्ष कर रहे थे, कब सफलता मिला? 1994 में मिला। कब सफलता मिला? 1994 में मिला। और दक्षिण अफ्रीका
लोकतांत्रिक बना। जी हाँ, जब उन्हें 1994 में जाकर सफलता मिला तब दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक बना। क्लियर है। फिर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति फिर बने वो सफेद। सबसे मतलब पहला जो है राष्ट्रपति जो बने थे नेल्सन मंडेला, वो कैसे थे? वो गोर नहीं थे, वो सफेद थे, यानी काले थे, जो जाकर वो राष्ट्रपति बने, यानी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। क्लियर है। और रंग भेद के खिलाफ लड़ाई के लिए जाना जाता है। जी हाँ, रंग भेद के खिलाफ लड़ाई के लिए कौन जाने जाते हैं? तो नेल्सन मंडेला। जब हम लोग 9th में जब पढ़ेंगे, ये 6 का है, जब हम लोग 9th में पढ़ेंगे तो इसका और विस्तार पढ़ेंगे। अभी तक इतना ही काफी है। जो रंग भेद के खिलाफ जो है लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। क्लियर है। फिर देखिए, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यही है कि नेल्सन मंडेला जो है रंग भेद के शासन की शांतिपूर्ण समाप्ति और साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक राज्य के लिए जाने जाते हैं। लोकतांत्रिक राज्य के लिए जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? तो नेल्सन मंडेला। जी हाँ, जो 18 जुलाई को मंडेला दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और 1900, देखिएगा सही, देखिएगा ध्यान से, 1993 में, 1994 में जाकर उनको जो है संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद 1994 में उनको जो है सफलता मिला रंग भेद के खिलाफ। और 1993 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। जी हाँ दोस्तों, नेल्सन मंडेला को कब नोबेल प्राइज दिया गया? तो 1993 में, 1993 में। और 15 प्राइज वो जीते, यानी 15 प्राइज वो विनिंग किए। कौन कौन से थे? तो मुख्य में से ये था भारत रत्न, गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, और स्वतंत्रता का राष्ट्रीय पदक, स्वतंत्रता का राष्ट्रीय पदक, और विश्व नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करा गया। किनको? नेल्सन मंडेला को। किनको? नेल्सन मंडेला को। तो क्या आप यहां तक समझ पा रहे हैं? उन्हें 15 प्राइज दिया गया। किनको? तो और नोबेल पुरस्कार दिया गया 1993 में। नोबेल प्राइज कब दिया गया? 1993 में। तो हम आशा करते हैं कि आपको बेहतर ही नहीं बल्कि बेहतरीन से समझ आया होगा। आप एनसीईआरटी को रीडिंग कीजिए। जब आप एनसीईआरटी को रीडिंग कीजिएगा तभी ये सारा टॉपिक को आपको समझने में बेहतरीन लगेगा। और फिर हम बात भी करेंगे जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 6 का ही, जब लेसन ये 4 था, ये लेसन 4 था, अध्याय 4 था न्यू एनसीईआरटी का। जब हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे गांव प्रशासन के बारे में, तो वहां पे यूपी पीसीएस में जो है सवाल वहां से उठाया गया। जी हाँ, वहां से क्वेश्चन उठाया गया सेकंड पेपर में। 2018 में वहां से पेपर उठाया गया सेकंड पेपर के एग्जाम में क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी की कितनी रोल निभाते हैं। बड़े बड़े एग्जाम में इनका भूमिका बहुत बड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप बेहतरीन से पढ़िए। तो हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।